हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो है टॉपिक कर चुके हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट तक का। अब हम करेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स लाइक द बेली की तरह ही होता है। वो भी उसकी जो राइट्स होती हैं और जो ड्यूटीज़ होती हैं सेम एज इट इज़ बेली की तरह ही होती हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने फाइंडर ऑफ गुड्स की कोई भी डेफिनेशन डिफाइन नहीं करी है, बट द जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो पर्सन है जिसे गुड्स मिल जाते हैं किसी दूसरे पर्सन के, तो उसके पास फिर एक राइट हो जाता है, यानी उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो गुड्स उस दूसरे पर्सन को वापस करे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए पर्सन है, उसको बी पर्सन का पर्स मिल गया या कुछ कोई कीमती चीज़ उसको मिल गई है, तो वो पर्सन जो ए पर्सन है वो ऑब्लिग्ड हो जाएगा या उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो किसको ढूंढे, बी पर्सन को फाइंड आउट करे और उसकी वो चीज़ उसे वापस करे। ठीक है, तो ये बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का राइट क्या है? राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स। राइट ऑफ लीन का मतलब है, लीन का मतलब मैंने पहले भी बताया है आपको। लीन का मतलब होता है कि अगर किसी दूसरे पर्सन ने अगर कोई भी गुड्स आपको ट्रांसफ़र करी है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, तो उस टाइम पर जब आपने उसके ऊपर कोई पैसा लगाया है या जब तक वो उस पैसे को, जो भी उसका लॉस हुआ है या आपको डैमेज हुआ है, उसका पैसा अगर वो वापस नहीं करता है, तब तक आप उसकी गुड्स अपने पास रख सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया था मैंने कि जो टेलर होते हैं, आपने उनको कोई क्लॉथ दिया है सिलने के लिए, और जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपका वो स्टिच क्लॉथ अपने पास ही रखेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या आता है कि अगर किसी पर्सन को, जैसे ए ने एक वॉच फाइंड की, रोड पे मिली उसको, और अनिल ने उसी वॉच को पर 50 रुपये स्पेंड किए। बाद में उसने उसके ओनर को ढूंढ लिया और उसका अब राइट बनता है कि जब तक ओनर उसके 50 रुपये पे नहीं करेगा, तब तक वो गुड यानी वो वॉच उसी के पास रहेगी। वो तब तक उसको वापस नहीं करेगा जब तक ओनर उसकी पेमेंट नहीं कर देता। उसके बाद राइट टू स्यू फॉर रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के लिए लेना कि अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई गुड्स आपको मिली हैं, रास्ते पर मिल गई हैं या जैसे भी, तो आप जब उस गुड को ओनर को रिटर्न कर देते हैं, तब जो फाइंडर है वो ये कह सकता है कि आप मुझे रिवॉर्ड दीजिए। इसके रिवॉर्ड के लिए वो अपना कोर्ट में भी जाकर फाइल कर सकता है, सूट कर सकता है और कह सकता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है राइट फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड का राइट कब मिल जाता है उसको? अगर जब फाइंडर ने कोई भी एक्सपेंस किया है गुड पर, जैसे ए ने वॉच मतलब रोड पर उसको वॉच मिल गई थी, जब उसने 50 रुपये उस पर लगा दिए, तो अब जो भी फाइंडर था यानी जो भी ओनर था, उसने क्या किया, उसने मना कर दिया कि मैं ये वॉच नहीं लूँगा और मैं इसके चार्जेस भी पे नहीं करूँगा। तो उस केस में उसके पास पूरा राइट है फाइंडर के पास कि वो जाकर उस गुड्स को सेल कर सकता है और जो भी उसने एक्सपेंस लगाया है उसका वसूलियत कर सकता है। उसके बाद है ड्यूटीज़ ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या ड्यूटीज़ बनती हैं? सबसे पहली ड्यूटी है टेकिंग ड्यू केयर ऑफ द गुड्स, यानी जो फाइंडर है उसको केयर करनी चाहिए गुड्स की जब तक उसके पास हैं वो गुड्स। तो अगर वहाँ पर गुड्स अगर उसके पास रह जाते हैं और अगर वो कहीं भी किसी भी तरह से डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जो फाइंडर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लॉस का। लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से उन गुड्स की केयर कर रहा है और फिर भी कहीं ना कहीं डैमेज आ जाता है, कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब वो रिस्पॉन्सिबल उस लॉस के लिए नहीं होगा। फाइंडिंग द ओनर ऑफ गुड्स। और फाइंडर ऑफ गुड्स जो हैं उनका राइट बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो क्या करें, उस ओनर को फाइंड आउट करें जिसका वो गुड है, जो एक्चुअल ओनर है उस गुड का, उसको फाइंड आउट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? फाइंडर ऑफ गुड्स की। फिर उसके बाद है थर्ड रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर। ये भी उसकी ड्यूटी बन जाती है फाइंडर ऑफ गुड्स की कि जब भी उसको गुड्स मिल जाते हैं और जो एक्चुअल ओनर है उस गुड्स का अगर मिल जाता है, तो वो उसको क्या करे, वापस करे। बिसाइड्स द अबव इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स की ये भी ड्यूटी बनती है कि वो उस गुड्स को यूज़ ना करे अपने खुद के पर्पज़ के लिए, और ना ही उसमें अपने गुड्स के साथ कोई भी सामान मिक्स करे। मिक्सिंग भी नहीं होनी चाहिए। मोस्टली सेम बेली की तरह ही इसके राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। फिर
फिर उसके बाद आता है लीन। लीन वही बात है, जब तक आपका सामान आपको तभी मिलेगा जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे। लीन मीन्स द राइट ऑफ वन पर्सन टू रिटेन दैट विच इज इन द पोसेशन बिलोंगिंग टू अनदर until some debt or claim of the person in possession are satisfied। जब तक आप उसका जो क्लेम है वो अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर देते उस पर्सन का, तब तक वो गुड्स रिटेन करके रख सकता है। जैसे आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए गुड्स दिए हैं और ड्राई क्लीनर ने कहा कि 2-3 दिन में वो रिटर्न कर देगा, तब अगर आप जब तक उसकी पेमेंट नहीं करेंगे उस ड्राई क्लीनर की, तब तक आप उस गुड्स को नहीं ले सकते और वो अपने पास ही रखेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन। पहला करेक्टरिस्टिक है कि पोजेशन जो है वो ज़रूरी है लीन में, और अगर पोजेशन नहीं होगी तो वहाँ पर लीन का प्रोसेस नहीं हो सकता। फिर है द राइट ऑफ लीन अराइजेस फ्रॉम स्टेचू और लॉ नॉट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। जो राइट ऑफ लीन है वो लॉ के द्वारा अराइज होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अराइज नहीं होता है। फिर उसके बाद है द पोजेशन मस्ट बी राइटफुल एंड नॉट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। जो पोजेशन है वो सही होनी चाहिए और बिना किसी फोर्स के होनी चाहिए, बिना किसी फ्रॉड के और बिना किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के। उसके बाद है द राइट ऑफ लीन इज़ अ राइट टू पोसेस समथिंग नॉट टू सेल इट। राइट ऑफ लीन भी ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को पोसेस नहीं कर सकते, आप कुछ भी उस सामान को बेच नहीं सकते हैं आगे। द पर्सन होल्डिंग द राइट ऑफ लीन इज़ नॉट द एक्चुअल ओनर। जो पर्सन राइट ऑफ लीन होल्ड करके रखता है वो एक्चुअल ओनर नहीं होता, लेकिन उसका एक्चुअल ओनर कौन होता है, कोई और ही पर्सन होता है। द राइट ऑफ लीन इज़ नॉट ट्रांसफरेबल टू अ थर्ड पर्सन। जो लीन है वो किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। द लीन टर्मिनेट्स व्हेन द लीन तभी टर्मिनेट हो जाता है व्हेन द बेलीज डिमांड्स आर मीट। जब जो बेलीज हैं उनकी डिमांड्स मीट हो जाती हैं। फिर उसके बाद व्हेन द पोजेशन टर्मिनेट्स। पोजेशन कब टर्मिनेट होता है, जब लीन जो है टर्मिनेट हो जाएगा, वैसे ही जो पोजेशन है वो टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, आपने पेमेंट कर दी वैसे ही लीन भी टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद काइंड्स ऑफ लीन। काइंड्स ऑफ लीन हैव 2 टाइप्स, पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन कौन सा लीन होता है? अ पर्टिकुलर लीन इज़ वन विच इज़ अवेलेबल टू द बेली। पर्टिकुलर लीन वो है जो बेली को दिया जाता है, अवेलेबल होता है बेली के पास, ओनली अगेंस्ट दोज गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही रेंडर्ड अ सर्विस इन्वॉल्विंग लेबर एंड स्किल्स इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड टाइम। पर्टिकुलर लीन में कौन कौन से पर्सनस आते हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ ये वाले पर्सनस आते हैं जिन्होंने पर्टिकुलर लीन होल्ड किया होता है। बेलीज आते हैं, एजेंट्स आते हैं, अनपेड सेलर्स आते हैं, पॉनीज आते हैं और फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का हम पूरा टॉपिक कर चुके हैं। इसमें जो फाइंडर ऑफ गुड्स हैं ये पर्टिकुलर लीन में आते हैं कि आपको जब कोई सामान मिल जाता है, जब तक उसकी पेमेंट नहीं होती है तब तक आप अपने पास वो गुड्स को रिटेन करके रख सकते हैं। फिर आता है जर्नल लीन। जर्नल लीन्स क्या है? इम्प्लाइज द राइट टू रिटेन एनी आइटम विच इज़ इन द पोजेशन ऑफ द होल्डर। होल्डर की पोजेशन में होता है सारा का सारा। और जो जनरल लीन होता है वो ज़रूरी नहीं होता, इट इज़ नॉट असेंशियल डैट द डिमांड इज़ रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ इन द पोजेशन ऑफ द होल्डर। जो डिमांड है वो किसी ना किसी पोजेशन ऑफ होल्डर के रिलेटेड ही हो। इट कैन बी रिलेटेड टू पास्ट और प्रेजेंट लाइबिलिटी। ये जो है पास्ट और प्रेजेंट लाइबिलिटी पर भी बेस्ड हो सकती है, रिलेट हो सकती है। हुज प्रॉपर्टी इज़ इन द लीन, जिसकी प्रॉपर्टी भी किस में हो, लीन में हो। जैसे बैंकर्स आ जाते हैं इनमें, फैक्टर्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स आ जाते हैं और भी कई अदर पर्सन्स इसमें आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन में क्या डिफरेंस है? पहला है स्कोप। इट इज़ ओनली ऑपरेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑन विच स्किल एंड लेबर हैज़ बीन एक्सपेंडेड एंड कैन बी यूज टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ सच स्किल एंड लेबर। यानी कि ये जो भी गुड्स हैं वो लेबर के और उनकी स्किल्स के ऊपर रियलाइज किया जाता है, लेकिन जो जनरल लीन है वो किसी प्रॉपर्टी पर देखा जाता है, उन्हीं की पेमेंट के ऊपर, उनके पोजेशन पर लिया जाता है और उसी तरह से वहाँ पर जो भी राइट्स हैं वो लागू किए जाते हैं। उसके बाद है ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या है? इज़ अ राइट टू रिटेन द गुड्स ओनली फॉर द चार्ज फॉर लेबर और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द गुड्स इन लीन। यानी जो भी राइट है, जो भी रिटेन कर रखे हैं गुड्स के लिए, यानी जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं तो वो अपने पास रख सकता है तब तक के लिए जब तक कि वो उसके एक्सपेंसेस वापस ना कर दें। और इसमें राइट कौन सा होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो अपनी पास प्रॉपर्टी रख लेते हैं। जैसे बैंक जो है अगर आपको लोन देता है या
पैसा देता है तो उस टाइम पे वो आपकी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेता है। इसी तरह से फिर है इंटाइटलमेंट कैन बी क्लेम्ड बाय ऑल द बेलीज। बेलीज क्लेम्ड कर सकते हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स हो गया, बेलीज हो गए, पॉनीज हो गए, अनपेड सेलर्स हो गए, एजेंट्स वगैरह हो गए। यहाँ पे कौन कौन क्लेम कर सकता है? बैंकर्स, स्पेक्टर्स, वॉर फिंगर्स। वॉर फिंगर्स वो पर्सन्स होते हैं who care for or own a structure along the shore of loading and unloading vessels, जो वेसल्स का ध्यान रखते हैं और उनको लोड करना अनलोड करना, ये जिनका काम होता है वो होते हैं वार फिंगर्स। फिर इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए, अटॉर्नीज हो गए हाई कोर्ट के। उसके बाद है बेलीज पर्टिकुलर लीन। अब बेली के क्या पर्टिकुलर लीन होते हैं, अब इसको समझते हैं। इसमें बोला गया है कि जैसे when the बेली हैज़ परफॉर्म्ड अ सर्विस विच रिक्वायर स्किल और लेबर, अगर कोई बेली इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहाँ पर उसकी स्किल और लेबर का काम करता है, तब जो बेली विच इनहेंसेस द यूजेज एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, जो है क्या करता है, उस गुड्स को यूज़ करता है और उनकी वैल्यू का देखभाल करता है, तो उस टाइम पे जो बेली है कैन नॉट रिटेन द गुड्स विदाउट हैविंग डाउन सच एक्ट, तो वो अपने पास गुड रिटेन करके नहीं रख सकता। when the service or act has been performed at the director of the bailor, यानी कि जैसे यहाँ पर ये बोला है डायरेक्शन ऑफ बेलर, जो बेलर की डायरेक्शन में जो भी उसने सर्विसेज परफॉर्म की हैं अगर, तब। और व्हेन द सर्विस और एक्ट इज रिस्पेक्ट विद द गुड्स अंडर बेलमेंट, जो भी सर्विस और एक्ट उसने किया है, जो भी गुड्स बेलमेंट के टाइम पर दी गई थी, जो भी उस टाइम पर टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस को उस टाइम पे बेली ने मान लिया था, तब वो इस तरह से अपने पास गुड्स को रिटेन कर कर नहीं रख सकता। व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी में कोई भी अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से समझाया गया है। पहला एक एग्जाम्पल है कि ए ने कुछ क्लोथ दिए थे टेलर बी को सिलने के लिए कि वो एक उसका कोट बना दे, लेकिन जो बी है वो प्रॉमिस करता है जैसे ही वो कोट 15 दिन में बना देगा और फिर बाद में वो डिलीवर कर देगा, और साथ ही साथ जो बी है वो कोट बना भी देता है अब 15 दिन के अंदर अंदर, बट ही हैज़ द राइट नॉट टू डिलीवर, लेकिन उसके पास राइट नहीं है डिलीवर करने का टिल ही हैज़ रिसीव द कंसिडरेशन फॉर हिज स्किल और लेबर। जब तक उसको अपनी कंसिडरेशन नहीं मिल जाती है तब तक वो अपने पास रख सकता है और डिलीवर नहीं करेगा, ठीक है। बट बी डज नॉट हैव द राइट, लेकिन बी के पास राइट नहीं है कि वो उसको काम करने में ही, यानी उसको स्टिच करने में 1 महीना लगा दे। अगर वो ऐसा करता है तो उसके पास कोई राइट नहीं होगा कंसिडरेशन उस टाइम पे लेने का या अपने पास गुड्स रख लेने का, ठीक है। फिर है ए, जो है दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि ए ने कुछ क्लोथ्स दिए बी को सिलने के लिए, और जो बी है वो प्रॉमिस करता है कि वो कोट डिलीवर कर देगा जैसे ही वो सिल देगा, जैसे ही उसके रेडी हो जाएंगे, एंड ए कैन पे हिम, और ए कहता है कि जैसे ही कॉस्ट ऑफ स्टिचिंग जो है वो कितने महीने में देगा, 3 महीने में देगा। एज इन दिस केस बी हैज़ नो राइट टू कीप द कोट, वो अपने पास कोट नहीं रख सकता जब तक उसने जो टाइम मांगा है, अगर 3 महीने से पहले वो बोलता है अपने उसके पास जो गुड्स हैं, जो उसका कोट है वो अपने पास 3 महीने से पहले अगर वो सिल देता है तो वो नहीं रख सकता, उसकी पेमेंट उसे 3 महीने बाद ही मिलेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से हुआ था। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्लेज। प्लेज का मतलब मेनली होता है कि जब हम किसी से लोन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा रखा है, जो सुरेश है डिलीवर्स हिज ज्वेलरी टू रमेश, रमेश को ज्वेलरी उसने दी एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन, उसने कुछ लोन लिया था सुरेश ने, तो उसको रमेश को ज्वेलरी दे दी उस लोन की सिक्योरिटी के बदले में, 50,000 का लोन लिया। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, इसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे प्लेज का। सुरेश इज़ अ पॉनर, सुरेश जो है वो पॉनर कहलाएगा और रमेश जो है वो पॉनी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्लेज। वैलिड प्लेज के क्या क्या असेंशियल्स हैं। जो प्लेज होना चाहिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी पर ही होना चाहिए, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है तभी वो मूवेबल प्रॉपर्टी आइटम्स क्या कौन सी होती हैं, वो वैल्यूएबल्स आइटम्स होती हैं, ज्वेलरीज हो सकती हैं, शेयर हो सकते हैं कंपनी के, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्लेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो जो स्कोप है प्लेज का उससे दूर ही रहती है, मूवेबल गुड्स के ऊपर ही प्लेज एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद
प्लेज इन्वॉल्व जुडिशियल पोजेशन ऑफ गुड्स। जो प्लेज है वो जुडिशियल पोजेशन ऑफ गुड्स को इन्वॉल्व करता है। अब इसमें क्या है, ओनली अ पर्सन हु इज़ द लॉफुल ऑनर, वही पर्सन ही प्लेज यूज़ कर सकता है, यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी पर वही पर्सन प्लेज यूज़ कर सकता है जो उसका लॉफुल ऑनर है प्रॉपर्टी का। अगर कोई अदर पर्सन यूज़ करता है तो वो प्लेज के केस में नहीं माना जाएगा, वो फ्रॉड केस माना जा सकता है। उसके बाद है प्लेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। प्लेज जो है वो इन्वॉल्व करता है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। यानी जैसे किसी पर्सन ने, यही वाला एग्जांपल ले लेंगे कि इसने ज्वेलरी दे दी थी, तो ज्वेलरी का पोजेशन क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अगर वो पर्सन पे नहीं करता है पैसा तो उसके पास राइट हो जाता है पौनी के पास कि वो उसको सेल करके अपना पैसा ले सकता है। फिर उसके बाद प्लेज कैन ओनली बी ऑफ अ सेलेबल कमोडिटी। प्लेज जो है सेलेबल कमोडिटी पर ही होनी चाहिए। अगर जैसे दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ डैट इफ़ द पॉनर इज़ नॉट एबल टू क्लियर हिज डेप्ट, अगर पॉनर जो है अगर अपना डेप्ट क्लियर नहीं करता तो पॉनी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द लोन बाय सेलिंग द गुड्स। क्योंकि अगर वो अपना डेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है तो जो पॉनी है वो अपना अमाउंट लोन का कहाँ से रिकवर कर सकता है, उस गुड्स को बेच कर रिकवर कर सकता है। तो वो कैसा होना चाहिए, सेलेबल कमोडिटी होना चाहिए कि बाद में वो उसको आराम से सेल कर सके। प्लेज इन्वॉल्व्स रिटर्न ऑफ गुड्स। जो प्लेज है वो रिटर्न ऑफ गुड्स को भी इन्वॉल्व करता है। जैसे ही जो प्लेज है वो कंप्लीट हो जाता है या आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम, यानी जैसे ही वहाँ पर जो पीरियड होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो जो पॉनी है उसको गुड्स रिटर्न करने का राइट होता है कि वो गुड्स को पॉनर को वापस कर दे। और कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेटेड हो जाता है। फिर क्या राइट्स हैं पॉनर और प्लेजर के। पॉनर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेजर। फर्स्ट वन इज राइट टू गेट बैक द गुड्स प्लेज। जो भी गुड्स हैं अगर उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसने पेमेंट भी कर दी है अपनी डेप्ट की, तब वो गुड्स वापस उसको दी जाएंगी। यानी जो पॉनर है वो अपनी गुड्स वापस ले सकता है। राइट टू इंक्रीज द प्रॉफिट। इफ़ देर इज़ एन इंक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट द गुड्स इन प्लेज, जो भी गुड्स प्लेज में रखी गई हैं अगर उसमें से कोई भी प्रॉफिट हो जाता है तो जो पॉनर है उसका राइट है कि वो उस प्रॉफिट को भी ले सकता है। राइट टू कंपेंसेशन। इफ़ द गुड्स अंडर प्लेज आर नॉट टेकन केयर ऑफ, अगर वो गुड्स जो हैं अगर प्लेज में रखी गई हैं और उसकी अच्छे से केयर नहीं हुई है, कोई भी डैमेज और लॉस हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो पॉनर के पास राइट है कि वो अपनी कंपेंसेशन के लिए जो राइट है उसके पास कि अपने कंपेंसेशन के लिए क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। उसके बाद है राइट टू गेट प्रॉफिट इन केस ऑफ सेल। अगर तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पॉनर इफ़ द गुड्स अंडर प्लेज और सोल्ड बाय पॉनी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सच सेल द अमाउंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट पेबल द पॉनर हैज़ द राइट टू गेट बैक द सरप्लस। यानी अगर मान लीजिए उसकी जो गुड्स थी उसने जो अमाउंट लिया था लोन का वो मान लीजिए 50,000 का लिया था और बाद में जो वैल्यू हो गई उसकी वो हो गई 80,000 की। 80,000 की वैल्यू उसको इंटरेस्ट मिला के हो गई। 80,000 उसको इंटरेस्ट मिला के देने थे, लेकिन जो उसकी गुड्स थी उनकी वैल्यू बढ़ गई, ज्वेलरी थी तो उसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीज़। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, उस जो सेलर है यानी जो पॉनी है उसने जो गुड्स सेल किए हैं उससे उसको 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये 20,000 का जो प्रॉफिट है ये पॉनर के पास राइट होता है कि वो वापस मांग सकता है जो भी उसको बेचने पर सरप्लस हुआ है। ठीक है। 50,000 का उसने लोन लिया था लेकिन उसमें इंटरेस्ट मिला दिया गया तो वो 80,000 का बन गया, लेकिन जो उसकी गुड्स थी एक्चुअल में वो थी 1 लाख की हो गई थी मार्केट वैल्यू, तो वो 1 लाख में बिकी, उतने में सेल हुई और फिर जो 20,000 है वो पॉनर के पास चले जाएंगे क्योंकि जो भी सरप्लस अमाउंट है वो पॉनर ले सकता है, उसके पास ये राइट है। फिर है डिफ़ॉल्टिंग पॉनर्स राइट। If there is a time limit fixed for the payment of loan or the performance of promise and the pawner makes a default in doing, then he has the right later before the goods are actually sold to get the good released on the payment of the amount of loan plus the expenses incurred by the pawnee because of such default। अब इसमें क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर जो गुड्स हैं जो भी गुड्स उसने पॉनी को दी थी पॉनर ने, अगर मान लीजिए वो
अपनी जो पेमेंट है उसमें डिफ़ॉल्ट कर देता है, पेमेंट नहीं कर पाता है और उसने जो पॉनी है अभी तक गुड्स सेल नहीं करी हैं, अगर वो थोड़े टाइम बाद वो पैसे देकर अपनी गुड्स लेना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, वापस ले सकता है और उस डिफ़ॉल्ट को क्या कर सकता है, अपना जो भी एक्सपेंस, जो भी खर्चा हुआ है उसको सारा पेमेंट करके वापस गुड्स रिलाइज्ड करा सकता है। उसके बाद है ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर और प्लेजर। प्लेजर और पॉनर की क्या ड्यूटीज़ हैं? द फर्स्ट वन इज़ टू पे द डेप्ट, डेप्ट को पेमेंट करना। अब यहाँ पर जो ड्यूटी बनती है पॉनर की कि सारे के सारे डेप्ट और उसका इंटरेस्ट, जिस डेट पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और जो एंड डेट थी कॉन्ट्रैक्ट की, उस पर सारा का सारा जो भी पेमेंट है वो सारा कर दे। टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन गुड्स, अगर उसकी गुड्स में कोई भी डिफेक्ट है तो पहले से ही उसको बता दे कि जिससे किसी दूसरे पर्सन को इनकन्वीनियंस या हार्म ना पहुंच सके। टू रिपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं तो उसको वो पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद है ड्यूटी आफ्टर सेल, अगर मान लीजिए उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया और फिर उसके बाद जब डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसने जो प्लेज, जो हमारा पॉनी है, उसने अगर गुड सेल कर दी हैं तो अगर जब अमाउंट, मान लीजिए उसका अमाउंट जो लोन का अमाउंट था उसने पेमेंट करनी थी 1 लाख की, लेकिन जो गुड्स हैं वो सिर्फ 80,000 में गई हैं, जो बचा डिफरेंस 20,000 का वो पॉनर को पे करना पड़ेगा क्योंकि वो उसके लोन के अमाउंट से कम में बिका है। राइट ऑफ पॉनी और प्लेजी, पॉनी को प्लेजी भी बोलते हैं, तो उसके क्या राइट्स हैं? तो पहला है राइट ऑफ रिटेनर टू गुड्स, यानी अगर वो पैसा नहीं देता है पॉनी तो अपने पास वो गुड्स को रिटेन करके आसानी से रख सकता है। उसके बाद है राइट ऑफ रिटेनर ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। फिर इसमें क्या आता है कि अगर कि जो प्लेजी है वो, अगर मान लीजिए एक ए पर्सन है, उसको पहले उसने 10,000 रुपीज़ दिया था, फिर वो वापस आ गया, उसने कहा कि मेरे को 10,000 रुपये और दे दो, तो ये जो भी एडवांसेस वो बार बार उसको पे करता जाएगा, तो उसके पास ये राइट है कि उसके लिए भी कुछ ना कुछ वो अपने पास उस गुड्स के लिए रिटेन करके रख सकता है, जो भी आगे वो सब्सिक्वेंट एडवांसेस उसको दे रहा है। फिर नेक्स्ट है राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का राइट है कि अगर जो पॉनी है अगर उसने उसके ऊपर कुछ खर्चा किया है तो वो उससे, जो पॉनर है, उससे मांग सकता है। और उसके बाद राइट इन केस द पॉनर मेक्स डिफ़ॉल्ट, क्या राइट होता है कि अगर जब पॉनर जो है डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो अगर वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है, तो उसके पास राइट होता है कि वो अपनी कंपेंसेशन, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, अगर मान लीजिए सेल्स जो है वो बहुत कम हुई है, कम अमाउंट से हुई है, तो वो अपना रिमेनिंग अमाउंट मांग सकता है। अगर सेल्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट पर हुई है, लोन भी कवर हो गया, उसका इंटरेस्ट भी कवर हो गया, तो उसका ये राइट बनता है पॉनी का कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी उसका सरप्लस है, वो उस पॉनर को वापस कर दे। उसके बाद क्या राइट है? राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर इन केस द पॉनर्स टाइटल इज डिफेक्टिव। If the pawners has obtained the possession of good pledged by him, अगर जो पॉनर है उसने जो भी पोजेशन ऑफ गुड्स प्लेज की हैं बाय हिम अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, यानी बाय फ्रॉड की हैं या अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्शन के थ्रू की हैं, एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन रिस्काइंड एट द टाइम ऑफ प्लेज, और प्लेज के टाइम पर वो कैंसिल नहीं कर पाया है, द पॉनी एक्वायर्स अ गुड title to the goods provided he acts in good faith and is not aware of the pawner's defect of title, यानी वो अपना अच्छा फेथ दिखाएगा और जो भी गुड्स हैं पौने की, वो उस डिफेक्ट ऑफ टाइटल जो भी है उसे अगर अवेयर नहीं है तो वो जो है बाद में ट्रू ऑनर बन जाएगा उन गुड्स का। फिर उसके बाद है ड्यूटीज़ ऑफ पॉनी और प्लेज। प्लेज और पॉनी की प्लेजी और पॉनी की क्या ड्यूटीज़ हैं? फर्स्ट वन इज़ टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ़ द गुड्स प्लेज्ड, जो भी गुड्स प्लेज की गई हैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है नोट टू मेक इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ गुड्स प्लेज, गलत इस्तेमाल नहीं करना है जो भी गुड्स उसके पास प्लेज की गई हैं। उसके बाद नॉट टू मिक्स द, जो भी गुड्स हैं उनको मिक्स नहीं करना है किसी और अदर गुड्स के साथ। टू रिटर्न द गुड्स प्लेज्ड आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है उसके बाद उस गुड्स को क्या कर देना है? वापस रिटर्न कर देना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हु में प्लेज से लेकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।